नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात आज हम भारत चीन संबंधों को लेकर करने वाले हैं, क्योंकि भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री चीन के दौरे पर जाने वाले हैं। ये दौरा उस वक्त हो रहा है जिस वक्त अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो चुकी है और हाल ही में एनएसए अजीत डोभाल ने भी चीन का दौरा किया था। इस दौरे के क्या मायने हैं, इसको समझने की कोशिश हम आगे जाकर करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। लेकिन साथ ही में बात अमेरिका को लेकर, नेटो को लेकर भी होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी से नेटो में भी हलचल है। दुनिया के तमाम देशों में तो हड़कंप है ही, नेटो के देश भी इस वक्त परेशान हैं और उस वक्त वो ज्यादा परेशान हो जाते हैं जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मैं किसी भी वक्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने को तैयार हूं। साथ ही में बात भारत और जर्मनी की उस सबमरीन डील की भी होगी जिसने चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है। देखिए शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर इस वक्त की, चीन जाएंगे विदेश सचिव विक्रम मिस्री। 26-27 जनवरी को चीन में रहेंगे मिस्री। चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ उनकी मुलाकात होगी। दिसंबर के महीने में एनएसए डोभाल गए थे चीन जाएंगे विदेश सचिव विक्रम मिस्री। 26-27 जनवरी को चीन में रहेंगे मिस्री। चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ मुलाकात। दिसंबर के महीने में एनएसए डोभाल गए थे चीन जाएंगे विदेश सचिव विक्रम मिस्री। 26-27 जनवरी को चीन में रहेंगे विक्रम मिस्री। चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ मुलाकात होगी। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले करिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। चीन जाएंगे विदेश सचिव विक्रम मिस्री जा रहे हैं चीन। 26 और 27 जनवरी को जाएंगे चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ मुलाकात करेंगे। राजनीतिक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा होगी। दूसरे चीन के बड़े नेताओं के साथ भी मुलाकात की संभावना बनी हुई है। नेक्स्ट ग्राफिक्स। दिसंबर में चीन गए थे एनएसए अजीत डोभाल। सीमा विवाद को सुलझाने की प्रयास जारी है। एलएसी पर अभी भी मिरर फेस डिप्लॉयमेंट है। डिसएंगेजमेंट हुई है लेकिन डी एस्केलेशन नहीं हुई है। नेक्स्ट। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल की मीटिंग चल रही है भारत और चीन के बीच। वीजा पर जो अहम पॉइंट है, वीजा पर फोकस करेंगे दोनों देश। डायरेक्ट फ्लाइट की शुरुआत होगी, क्योंकि फिलहाल गलवान फाइट के बाद जो है डायरेक्ट फ्लाइट बंद है। आर्थिक संबंधों को मजबूत करेंगे फिर से दोनों देश। क्या ये पॉइंट हो सकते हैं, इसको समझना होगा और समझाने के लिए आज हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर शरदेदू जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू समय देने के लिए। थैंक यू सर। हमारे साथ मौसमी सचदेव विदेश मामलों की जानकार भी जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जय हिंद। थैंक यू। शुक्रिया आपका भी। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करूंगा। सर, हाल ही में हमने देखा दिसंबर के महीने में एनएसए अजीत डोभाल चीन के दौरे पर गए और 26 जनवरी को विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी चाइना जा रहे हैं। क्या भारत और चीन के बीच इस वक्त क्या चल रहा है? क्या एलएसी को लेकर कोई बातचीत हो रही है या कुछ कदम और आगे बढ़कर बातचीत जारी है? सर राजेश जी, ये जो विजिट हो रहे हैं विक्रम मिस्री की, ये मल्टी फैसेट इश्यूज इसमें डिस्कस किए जाएंगे। तमाम तरीके के इश्यूज हैं जिसमें आर्थिक है, व्यापारिक है और मिलिट्री के भी इश्यूज डिस्कस हो सकते हैं। और गलवान के में जो आज की डेट में स्टेट है उसके बारे में भी बात हो सकती है। और अहम चीज ये है कि देखिए, जिस तरीके से उभरती हुई पावर, क्या मैं तो उसको मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा कॉमर्शियल सेंटर है, मैन्युफैक्चरिंग वो हब है, पूरा वर्ल्ड में उसने मार्केट को पकड़ रखा है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है जहां तक सप्लाई चेन और तमाम तरीके के जो प्रोडक्शन यूनिट उसमें लगा रखी है और तमाम तरीके की जो वस्तुओं की वो आपूर्ति करता है पूरे विश्व में। और एक तरफ ट्रंप की सरकार जब से आई है, उन्होंने बोला है कि अगर सारे नॉन
चाइना नहीं फॉलो करता है, और अगर टैरिफ को बढ़ाने की जरूरत पड़ी तो अमेरिका टैरिफ बढ़ाएगा। और यही बात उन्होंने हिंदुस्तान के लिए भी कही है कि अगर हिंदुस्तान ने अपने गुड्स और जो अमेरिका के गुड्स हिंदुस्तान आते हैं उसमें टैरिफ को रिवाइज नहीं किया, तो हिंदुस्तान के भी आइटम जो अमेरिका में आ रहे हैं उनके ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा। और साथ में उन्होंने ये बोला कि ब्रिक्स देश अगर किसी भी तरीके से ऑल्टरनेटिव करेंसी में ट्रेड करते हैं तो उनके ऊपर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। तमाम तरीके की बातें डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं आज की डेट में, और उसका मकसद ये है कि वो अमेरिका की ग्लोरी कहते हैं कि फिर से वापस लाएंगे। तो ऐसी दशा में जितने अफेक्टेड कंट्री हैं कहीं ना कहीं वो अल्टरनेटिव रास्ता खोज रहे हैं। एक तरफ जी हिंदुस्तान और चाइना देखिए दोनों ब्रिक्स के मेंबर हैं, दोनों एससीओ के मेंबर हैं, दोनों G20 के मेंबर हैं। तो तमाम आर्थिक मामलों में, तमाम तरीके के सप्लाई मैनेजमेंट में, तमाम तरीके के मैन्युफैक्चरिंग हब में हिंदुस्तान और चाइना करीब करीब एक पेज में, और हिंदुस्तान का जो ट्रेड है आज की डेट में सबसे ज्यादा चाइना से हो रहा है। तो मेरा मानना है कि इन तमाम मुद्दों पे बात होगी, और जो चीजें हिंड्रेंसेस थे जैसे डायरेक्ट फ्लाइट बंद थी, तमाम डायरेक्ट टॉक्स बंद ओके थे, गलवान का इश्यू था, इन सारे पे भी बात होगी। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम चाइना के साथ यह है कि हम चाइना पे इसलिए ट्रस्ट नहीं करते कि टाइम टू टाइम वो बॉर्डर के जो इश्यूज हैं उसको वो उभारता है, और इस वजह से हमारे बीच में तल्खियां बढ़ती हैं। देखिए गलवान के इशू में आज की डेट में डीएस्केलेशन शुरू नहीं हुआ, तमाम तरीके की बातें हुई, मिरर इमेज आपका डिप्लॉयमेंट है। कहने का मतलब यह है कि आज भी वहां पे सेना की मौजूदगी उतनी ही बड़ी तादाद में बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं आपको ये मुद्दे रिजॉल्व करने होंगे, और हिंदुस्तान और अमेरिका एक पेज पे तब आते हैं जब इंडो पैसिफिक रीजन की बात होती है। रेस्ट ऑल अदर जी इश्यूज हमारे अमेरिका के जो संबंध है काफी एक दूसरे के अपने विदेश नीति और अपने देश की नीतियों के माफिक बनाए जाते हैं। तो कहने का मतलब यह कि आज की डेट में एक जी दरकार है कि दोनों देशों में फिर से बात हो, ट्रेड शुरू हो। और देखिए चाइना किसी भी देश के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में क्यों नहीं आता, वजह उसकी एक है कि अगर वो रशिया की तरह भी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आ गया तो उसके व्यापारिक मुद्दों का क्या होगा, कॉमर्शियल इंटरेस्ट का क्या होगा, ओके और वो उसमें उलझ के रह जाएगा। और तमाम ऐसी ताकतें हैं जो चाइना को इसमें ड्रेन कर सकती हैं। चाइना इसको अच्छे से समझता है, वो इंडो पैसिफिक रीजन में भी नहीं उलझ रहा है, उसको जिसको सर्विलेंस में रखना रखता है, और उसके बाद वो अपना ट्रेड का जो इंटरेस्ट है वो साधता है। तो चाइना एक स्मार्ट कंपनी, बड़ा शूट कंपनी कंट्री है, वो इस तरीके की ठीक चीजों सर में नहीं उलझेगा जिसमें कि अमेरिका या अन्य देश उसको उलझाना चाहते हैं। तो आज की उलझाना डेट उसने चाहते हैं मार्केट पकड़ रखा, और दोनों देश में अगर तालमेल बनता है तो एक अच्छी बात होगी, और इसकी शुरुआत होती हुई दिख रही है। यस राजेश जी। दिख रही है। चलिए मैं आपके पास आ रहा हूं मौसमी सजदे मैम, आप किस प्रकार से देखेंगे? चीन मजबूरी भी, चीन जरूरी भी भारत के लिए, पड़ोसी तो है ही, लेकिन जिस प्रकार से पूरी दुनिया का हब बन चुका है सप्लाई का, तो क्या चीन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा ही। लेकिन ये दो मुलाकातें बहुत कुछ बयां करती हैं कि कुछ तो है। एक दिसंबर के महीने में अगर एनएसए डोभाल जा रहे हैं, जनवरी में विदेश सचिव जा रहे हैं, तो कहीं तो कुछ है कि कोई बड़ी गहरी बातचीत दोनों देशों के बीच हो रही है। क्या वाकई में हम ये भी मान के चलें कि एलएसी के विवाद को, जो पूरा विवाद है, उसको ही दोनों देश जड़ से खत्म करना चाहते हैं? कितनी पॉसिबिलिटी है इसमें? देखिए एलएसी स्टैंड ऑफ के बाद जो 2020 में हुआ था, दिस इज द फर्स्ट टाइम जो एक डायलॉग के लिए जा रहे हैं। बट जी मैं तो इसको देखती हूँ एज अ ग्रेट ब्रेक थ्रू जो इंडिया चाइना के ओके जो टाइज है। और ड्यूरिंग ब्रिक्स जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया और चाइना ने, भारत और चाइना ने पहुंचे थे, अंडरस्टैंडिंग को एक कंटिन्यूएशन चाहिए। एंड आई थिंक दिस इज अ गुड बेबी स्टेप्स है, बट आई थिंक इट्स अ गुड स्टेप की। एंड टाइमिंग भी देखिए, रिपब्लिक डे में हमारे है ना लोग, हमारे लीडर्स वहां पे रहेंगे। सो आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट, बेबी स्टेप्स है। बहुत इशू में डिस्कस हो सकते हैं डेफिनेटली, एलएसी में जो डिफ्यूजन ऑफ मिलिट्री वो होगा, बट आई थिंक बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स है जहाँ पे डिस्कशंस कंटिन्यू होना बहुत जरूरी है डोवाल सर के बाद। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए जो ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर डैम कंस्ट्रक्ट होने का वो जो प्लान कर रहे हैं चाइना, दैट्स एक्चुअली अ थ्रेट टू द रिवर, टू अस। सो शायद उसके ऊपर भी डिस्कशन हो। एंड मोर ओवर देखिए भारत कोशिश कर रहे हैं जो कैलाश मानसरोवर में जो पिलग्रिमेज रेस्ट्रिक्ट कर रखा है चाइना ने, आई थिंक भारत वांट्स टू रिज्यूम
उसके लिए उसका भी डिस्कशन हो सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए फ्लाइट्स का, वीजा का बहुत सारे इश्यूज है और 2020 से ये रेस्ट्रिक्शन है। सो आई थिंक इसके ऊपर भी इश्यूज होगा। सो इट इज पीपल टू पीपल कंसर्न है, इकोनॉमिक है, मिलिट्री है, इट्स ओवरऑल एक लाइक यू नो इट्स अ स्टेप टू बैलेंस द टाइज बिटवीन चाइना एंड भारत। बट अगेन चाइना कलर्स कभी भी बदल लेते हैं, वी ऑल नो ट्रस्ट इश्यूज हमेशा रहते हैं, लेकिन एज सर हैज टोल्ड कि आप देखिए पूरा चाइना इज अ प्रोडक्शन हब। सो कहीं ना कहीं वी ऑल डिपेंड तो नहीं कहूंगी, बट टाइज विल ऑलवेज स्ट्रेंथन आवर इकोनॉमी। जो हमारे अगर रिश्ते अच्छे हो तो डेफिनेटली हमारे देश के लिए भी अच्छे हैं, उनके देश के लिए भी अच्छे हैं। बट मुझे लगता है भारत को हमेशा अलर्ट तो रहना पड़ेगा ही, और अलर्ट रहेंगे। एंड विद ट्रम्प डेफिनेटली बहुत चेंजेस अभी हमें देखने के लिए मिलेंगे। मौसमी मैम, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जो सत्ता आई है, जो वापसी हुई है उनकी, क्या उसका एक इम्पैक्ट देख सकते हैं भारत और चीन के रिश्तों पर? देखिए डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला है पलामा उसके लिए जो हमारा है हम ले लेंगे। सो ट्रम्प इज अ स्ट्रेटेजिक बिजनेसमैन। देखिए वो कंट्री को एज अ बिजनेसमैन चलाएंगे, एज अ लीडर, एज अ बिजनेसमैन, एंड ही हैज टोल्ड अमेरिका फर्स्ट। तो उनको जो फायदा होगा वो डेफिनेटली, ट्रम्प इज नॉट अ पर्सन कि आप उनको इन्फ्लुएंस कर पाओगे। उनको लगता है कि हमारे देश के लिए, वो अमेरिका के लिए ये फायदा मैंने, तो डेफिनेटली ही विल डू दैट। सो ट्रम्प ने इमीडिएटली आफ्टर स्वेरिंग सेरेमनी उन्होंने इनडायरेक्ट थ्रेट ही दे दिया कि हमारा जो है हम ले लेंगे, इट वाज अ मिस्टेक। सो इट इज वेरी क्लियर कि ट्रम्प रिश्ता बनाएंगे, बट उनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। टैरिफ्स हो, टैक्सेस हो, ही इज वेरी क्लियर टू इट। सो इसीलिए प्रेशर है एक, बट चाइना ऑल्सो इजिली गिव अप करने वाली नहीं है। देखिए इमीडिएट रिप्लाई आ गया कि हमारे साथ अगर आप कोऑपरेट करोगे तब हम कोऑपरेट करेंगे। सो दोनों देशों के एक अपना ही जज्बा है। बट ट्रम्प अगेन मैंने आपको बोला, लेकिन देखना होगा, बिल्कुल, लेकिन भारत देखना होगा कि वो क्या करता है 4 सालों में। जी, भारत और चीन संबंधों पर नजर बना के रखनी होगी कि क्या कुछ आगे होने वाला है। मैं एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहा हूं। ब्रेक के उस पार ब्रिगेडियर शरदेंदु सर मैं आपके पास लौटूंगा, क्योंकि नेटो को लेकर हम बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से नेटो के अंदर भी हलचल मची हुई है, खासकर नेटो चीफ काफी इस वक्त परेशान नजर आ रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। पर डालेंगे, उसके बाद अपने एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से टेंशन में नेटो, रूस यूक्रेन जंग खत्म करा सकते हैं ट्रंप। नेटो का बड़ा डर यूक्रेन में पुतिन की जीत के बाद पोलैंड की तरफ बढ़ सकते हैं पुतिन। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से टेंशन में नेटो, रूस यूक्रेन जंग खत्म करा सकते हैं ट्रंप। नेटो का बड़ा डर यूक्रेन में पुतिन की जीत के बाद पोलैंड की तरफ बढ़ सकते हैं पुतिन। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से टेंशन में नेटो, रूस यूक्रेन जंग खत्म करा सकते हैं ट्रंप। नेटो का सबसे बड़ा डर पुतिन की जीत के बाद पोलैंड की तरफ बढ़ सकते हैं पुतिन। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से टेंशन में नेटो, रूस यूक्रेन जंग खत्म करा सकते हैं ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से टेंशन में नेटो। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए। ट्रंप, पुतिन और नेटो की टेंशन। ट्रंप ने माना पुतिन अच्छे दोस्त, जंग खत्म करने की धमकी भी दी और यह भी कहा कि अगर जंग खत्म नहीं करोगे तो मैं सैंक्शन लगा दूंगा। पुतिन से बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं 24 घंटे पुतिन से बातचीत के लिए तैयार हूं। यहीं से नेटो देशों की टेंशन शुरू होती है। नेटो चीफ ने इस पर बड़ी चिंता जताई है। रूस की जीत नेटो के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। चीन, ईरान, नॉर्थ कोरिया में जश्न होगा, ऐसा नेटो चीफ का कहना है कि अगर यहां पर नेटो की हार होती है तो चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया जश्न मनाएंगे। पोलैंड सीमा पर हथियार नेटो जमा कर रहा है। मार्क रूटे जो कि चीफ हैं, उनको डर है कि अमेरिका नेटो से अलग भी हो सकता है और डोनाल्ड ट्रंप इसकी धमकी देते रहे हैं। इसको एक्सपर्ट से समझने की कोशिश हम करेंगे। हमारे साथ
दो खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, किस प्रकार से इस खबर को, इस अहम अपडेट को देखें? नेटो चीफ को ही ये डर लग रहा है कि भाई अगर यहां पर यूक्रेन और रूस की जंग खत्म हो गई, कि डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन के आगे सरेंडर कर दिया, तो हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी, और नॉर्थ कोरिया वाले और शी जिनपिंग और साथ ही में ईरान मिलकर तो फिर पार्टी करेंगे, बोलेंगे देखिए हमने रूस के साथ मिलकर नेटो को हरा दिया। सर देखिए, जिस तरीके की आशंकाएं जताई जा रही हैं, मैं इसको नहीं मानता हूं। देखिए, ट्रंप का जो है वो पहले दिन से ही बोल रहे हैं, जब वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, कि अगर वो इस सत्ता में होते तो ये युद्ध नहीं होता, और ये आज भी वो उसको मेंटेन कर रहे हैं। और इस बार जब ट्रंप आए हैं सत्ता में, तो देखिए पूरे विश्व में खलबली मची हुई, तमाम तरीके की शंकाएं जताई जा रही, लेकिन वो अपनी बात पे स्टिक कर रहे हैं। उन्होंने देखिए हमास और इसराइल के बीच में सीज फायर कराया, और अब उनका कदम रशिया यूक्रेन की तरफ बढ़ रहा है। और जहां तक जीत की बात है, देखिए रशिया 2.5 साल से ज्यादा से युद्ध लड़ रहा है। आप 4 प्रांतों से आगे बढ़ नहीं पाए, आप कीव को गिरा नहीं पाए, लबीब पे आक्रमण किया लेकिन उसको कैप्चर नहीं कर पाए, तो आप भी पूरी तरीके से जीत में शामिल नहीं हुए, और आपका कोर्स अभी भी यूक्रेन की सेना के अंडर गिरफ्त में है। तो युद्ध में जीत हार का मतलब नहीं है। देखिए पूरा देश तबाह हो गया, अब इसका अंत होना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप के भी जो अमेरिका की रिसोर्सेज हैं, देखिए कितना फाइनेंशियल एड, कितनी मिलिट्री एड आपने यूक्रेन को दी। कोई भी देश दूसरे के देश पे के मदद से युद्ध नहीं जीत पा सकता। आपकी खुद की डिफेंस की इंडस्ट्री होनी चाहिए, आपके खुद के सोल्जर होने चाहिए, तब आप युद्ध लड़ सकते हैं। और युद्ध लड़ने के लिए आपको तमाम तरीके की कंटीजेंसी प्लानिंग करनी होती है। कहीं ना कहीं यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है वो इस सब में फेल हुए, और जो शंकाएं जताई जा रही हैं कि नाटो के जो चीफ है, कि अब हो सकता है कि रूस पोलैंड पे आक्रमण करते, हो सकता है अमेरिका नाटो से बाहर निकल जाए, ये सब शंकाएं हैं, मैं इसको नहीं मानता हूं। अमेरिका अगर नाटो से निकल जाएगा तो नाटो टूट जाएगा, नाटो में बचेगा नहीं। वैसा ही होगा जैसे वार्शा पैक्ट कंट्री का हुआ था, रशिया यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, तमाम वार्शा पैक्ट कंट्री बिखर गया। अमेरिका अगर नाटो से निकलेगा तो उसका अस्तित्व ही नाटो का खत्म हो जाएगा, और तमाम छोटे बड़े देश जो नाटो के सदस्य हैं, जिन्होंने अपनी सिक्योरिटी नीड को ताक पे रख के अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया, अपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया, एक तरीके का अपने देश का डेवलपमेंट किया, और सिक्योरिटी को पूरी तरीके से नाटो के हवाले कर दिया था। आज की डेट में अमेरिका इससे बाहर नहीं निकल सकता। इसके और भी बहुत सारे बड़े प्लेयर हैं, जिसमें कि यूके है, जर्मनी है, फ्रांस है, तमाम ऐसे देश हैं जो ऐसा नहीं होने देंगे, और ये अमेरिका के हितों के लिए भी नहीं है। अमेरिका हित अमेरिका की मोनोपोली वर्ल्ड में बनी हुई नाटो की वजह से, उसके हथियार वहां डिप्लॉयड हैं, वहां के एयर बेसेस उनके अंडर कंट्रोल है, नेवल बेसेस हैं, मिलिट्री बेसेस हैं, और तमाम मिडिल ईस्ट से लेके यूरोप के तमाम देश देखिए नाटो के सदस्य हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मिलिट्री स्टेशन हैं। तो इन सारी चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो अमेरिका अगर नाटो से निकला तो वो तबाह हो जाएगा, उसकी कोई पूछ नहीं रहेगी। और इस गैप को फिल करने के लिए रशिया तैयार है, इस गैप को फिल करने के लिए चाइना तैयार है। तो ये ऐसी व्यवस्था नहीं मानता हूं। हाँ, ये मैं जरूर मानता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी पुतिन से बात कर सकते हैं। उनका बात करने का तरीका ऐसा होगा जो इक्वल टर्म्स में होगा, सीज फायर कराएंगे, और ये जो 4 स्टेट रशिया ने कैप्चर किए हैं यूक्रेन के, वो शायद रशिया के ही पोजीशन में रहेंगे, और एक अलग तरीके की व्यवस्था बनेगी। हो सकता है वहां पे लीडरशिप चेंज हो, यूक्रेन में इलेक्शन, और वहां पे सत्ता परिवर्तन हो, और जो नई सत्ता है हो सकता है वो प्रो रशिया हो, और इस तरीके की कल्पना की जा रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन का देखिए एक अलग किस्म की केमिस्ट्री है। दोनों में पहले भी बातचीत हुई है। रशिया को उन्होंने G8 का भी एक समय सदस्य बनाने की कोशिश की गई थी। तो इस तरीके की चीजों पे जब आप बात करते हो, और आप युद्ध विराम की बात करेंगे, सैंक्शन में थोड़ा लिबरलाइजेशन होगा, और जब आप एक अल्टरनेटिव व्यवस्था देंगे यूक्रेन को, और यूक्रेन की सारी मदद बंद करके आप उसको टॉक टेबल पे फोर्स करेंगे आने के लिए, तो जरूर इसमें सफलता मिलेगी। मेरा मानना है कि ट्रंप देखिए अमेरिका के लिए काम करेंगे, तो जितना भी रिसोर्सेज का ड्रेन हुआ है इस वार में 2.5 साल में, उसको वो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और साथ में एक पीस मिशन लेके आएंगे। तो पुतिन साहब सुनेंगे उनकी बात को जरूर। मेरा मानना है कि पुतिन अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे ऐसी बातें डोनाल्ड ट्रंप से मनवाएंगे जो कि दोनों देशों को एक्सेप्टेबल हो। और वो क्या चीज है, 4 राज्य जो उन्होंने कैप्चर किए वो रशिया के आधिपत्य में जाएंगे, और कहीं ना कहीं जो नाटो की मेंबरशिप है यूक्रेन की, उसको 1 या 2 या 3 दशकों तक डिले किया जाएगा, या उसको डिनाई किया जाएगा। ठीक है सर। चलिए, मैं मौसमी सचदेव मैम आपके पास आ रहा हूं।
लेकिन पुतिन ने यह भी कहा कि सैंक्शन तो आपने हमारे ऊपर लगा रखी हैं, आप और लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस जंग को रोकने की जिम्मेदारी नेटो पर है। नेटो चाहेगा तो ये जंग रुक जाएगी, अगर आप यूक्रेन की मदद नहीं करेंगे तो ये जंग अपने आप ही खत्म है। और दूसरी तरफ जो मार्क रूटे हैं, नेटो के चीफ हैं, उनको उनका ये डर कितना वाजिब है कि डोनाल्ड ट्रंप आकर जो है नेटो से भी अलग हो सकते हैं, और इसके लिए वो बात कर चुके हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी गुड इन वर्ड्स, बिग वर्ड्स। आप देखिए ना, चेयर लेते ही स्वेरिंग सेरेमनी में उन्होंने बहुत बड़े बड़े शब्द, लाइक अभी 4 साल है, ठीक है, उनके एक्शंस प्रूव करेंगे कि एक्चुअली में वो करते हैं कि नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं नाटो में कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा, मिलिट्री बजट में उन्होंने बोला है 2% या 5% इंक्रीज करूंगा, ये इनकी शब्द है। सो ट्रंप जो है शब्दों में बहुत वो है, वो कुछ भी but he is unpredictable. But again सर ने जैसे बोला, it is not very easy. Even जैसे पुतिन को अगर ट्रंप प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि मैं कंट्रोल करूं, ये भी नहीं, पुतिन इज अ टफ लीडर, तो वो नेगोशिएशंस करेंगे, डेफिनेटली नेगोशिएशंस करेंगे, फिर कॉमन टर्म्स में आएंगे। इट इज नॉट इजी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं आपको टैरिफ टैक्सेस वो लगा के डरा धमका के पुतिन से काम नहीं करा सकते। पुतिन इज सच अ लीडर, टफ लीडर। सो ये बहुत अभी देखने लाइक अभी उनका शुरुआत हुआ है, उनका टेन्योर शुरू हुआ है, तो हम देखेंगे एक्चुअली में ये बड़े बड़े वर्ड्स हैं ट्रंप के, या ये एक्चुअली में करेंगे, क्योंकि ट्रंप इज वेरी गुड इन थ्रोइंग पावरफुल एंड गुड वर्ड्स। नाउ एक्शंस प्रूव करेंगे। एंड नाटो लीडर का वो डर जो है उनका है कि अभी ये टाइम नहीं है कॉलोनाइज करने का, ये एरा नहीं है। एक्चुअली इट्स नॉट एन एरा, बट अगेन मुझे नहीं लगता रशिया आसानी से जो कब्जा है आसानी से वो छोड़ देंगे, वो नहीं हो सकता। एंड इवन पोलैंड की तरफ जाना भी, इट इज लाइक पोलैंड। हाँ जी जी मेरा एक सवाल, छोटा सा जवाब जिसका चाहूंगा मौसमी, एक छोटा सा सवाल है कि जिस प्रकार से 2014 में हमने देखा क्रीमिया पे रूस ने कब्जा कर लिया, और आज हम देख रहे हैं कि जो ये डोनबास का पूरा इलाका है उसके ऊपर अब अगर रूस कब्जा कर लेता है और नेटो उसको मान लेता है, तो आने वाले वक्त में 5 साल बाद तो फिर वो पुतिन एक नया स्टेट पे कब्जा करने के लिए, खार्की पे कब्जे के लिए निकल पड़ेंगे, फिर कहेंगे कि जी ठीक है रूस को दे दो, ऐसे तो यूक्रेन नाम का देश ही खत्म हो जाएगा। यूक्रेन इज ऑलरेडी फिनिश्ड। एक्चुअली यूक्रेन ने जो कदम उन्होंने उठाया है, जेलेंस्की ने जो कदम, एक्चुअली बचा कुछ नहीं है। बट अगेन अभी डिप्लोमेटिक वे से अगर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, मेन थिंग इज कि वॉर को एंड करना है, बिकॉज लॉसेस दोनों साइड ही हुआ है। अभी मेन फोकस इज ऑन दैट वॉर शुड कम टू एन एंड। वॉर एंड होगा, इट विल बी जस्ट अ सीज फायर। बाद में मैंने कहा ये नेगोशिएशंस होंगे, टर्म्स दोनों अग्रीमेंट में आएंगे, तभी होगा। सो लेट्स सी अभी डोनाल्ड ट्रंप, इंतजार करना होगा डोनाल्ड ट्रंप क्या फैसला लेते हैं और पुतिन को कितना वो समझा पाते हैं, ये देखना होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार एक और अहम मुद्दे पर बातचीत करेंगे, क्योंकि भारत जर्मनी से 40 साल के बाद सबमरीन खरीद रहा है। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। बड़ी खबर आपको पहले दिखा दें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, नेवी को मजबूत कर रहा भारत, जर्मनी से आधुनिक सबमरीन खरीदेगा भारत। 44 साल बाद जर्मनी से सबमरीन की डील, चीन पाक से भारत को मिल रही चुनौती। नेवी को और मजबूत करने जा रहा भारत, नेवी को और मजबूत करने जा रहा भारत, जर्मनी से आधुनिक सबमरीन खरीदेगा भारत। 44 साल बाद जर्मनी से सबमरीन की डील, चीन पाक से भारत को मिल रही चुनौती। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास। जर्मनी से भारत खरीदेगा सबमरीन, चीन पाक की चुनौती मिल रही है, हिंद प्रशांत महासागर में चुनौती मिल रही है, भारत जर्मनी में सबमरीन की डील। प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 सबमरीन भारत जर्मनी से खरीदेगा, दोनों मिलकर बनाएंगे, और HDW टाइप 209.2B की डील हुई है। स्टील्थ तकनीक और AIP से ये लैस है।
सबमरीन की रेंज 750 किलोमीटर होगी, 12 हफ्ते तक समुद्र में रह सकती है, 400 मीटर की गहराई तक ये गोता लगा सकती है। चलिए एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। मौसमी सदेव मैम, मैं आपके पास आऊंगा, उसके बाद ब्रिगेडियर शरदेंदु सर मैं आपके पास आता हूं। मौसमी मैम, किस प्रकार से भारत जर्मनी की इस डील को हम देखते हैं? आज हम ये देख रहे हैं कि भारत अमेरिका नहीं, भारत रूस नहीं, अब भारत फ्रांस के साथ और जर्मनी के साथ या स्पेन के साथ, इजराइल के साथ, जिससे चाहे उससे डील कर रहा है। See, it is showing the emerging power of भारत। अभी देखिए भारत इसके साथ ही क्या होगा, अपने जितने मिलिट्री कैपेबिलिटीज है वो स्ट्रेंथन हो जाएगा और वो बढ़ जाएंगे। सेकेंडली आप देखिए चाइना का जो ग्रोइंग प्रेजेंस है इंडियन ओशन में, उसके लिए सबमरीन्स जो सर ज्यादा अच्छे से बोल पाएंगे लेकिन टेक्निकलिटीज को, लेकिन ये सबमरीन्स जो है चाइना का जो ग्रोइंग प्रेजेंस है इंडियन ओशन में, दैट इज ऑलवेज दिस विल बूस्ट इंडियन मिलिट्री जो असिस्टेंस है, कैपेबिलिटीज है। तो डेफिनेटली इंडिया जो फ्रांस के साथ हो, जर्मनी के साथ हो, जो ये डील्स चल रही है, मिलिट्री डील्स चल रही है सबमरीन्स, इट इज मेकिंग भारत स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। अब क्या है, चाइना भी 2 बार सोचेंगे कुछ भी हरकत करने के लिए। सो एंड इन फ्यूचर मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे डील्स है, सबमरीन डील्स है या मिलिट्री इक्विपमेंट डील्स है विद जर्मनी, विद फ्रांस, इन फ्यूचर हो सकता है कि भारत सबमरीन बिल्डिंग में, मैन्युफैक्चर में हब हो जाए। यू नेवर नो, क्योंकि हम भारत हमेशा मेक इन इंडिया वाला वो भी चला रहे हैं ना, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, आइडियोलॉजी है। सो इन फ्यूचर वी आर लाइक, हमें क्या दिख रहा है, भारत एक इमर्जिंग पावर है, तो कोई भी देश हरकत करने से पहले 2 बार सोचेंगे। सो इट इज एक्चुअली अ पॉजिटिव थिंग इन आवर मिलिट्री लाइक कैपेबिलिटीज जो इंक्रीज हो रहा है। तो मैं तो इसको डेफिनेटली कोई नेगेटिव एस्पेक्ट ही नहीं है, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ही है। टेक्निकलिटीज तो सर बहुत अच्छे से पाएंगे। बिल्कुल, मैं सर के पास ही जा रहा हूं। ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, ये बड़ी अहम डील है सर, 6 से 7 सबमरीन जर्मनी से खरीदना। उस वक्त एक खबर सामने आ रही है जिस वक्त हाल ही में हमने देखा कि चीन पाकिस्तान के लिए कई सबमरीन का निर्माण कर रहा है। क्या आने वाले वक्त में जो नेवी का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है सर? देखिए, जब से हिंदुस्तान का थ्रेट परसेप्शन एक डिफरेंट लेवल पे पहुंचा है, हमने अपनी जो रिक्वायरमेंट है, चाहे वो नेवी की हो, एयरफोर्स की हो, आर्मी की हो, उसको एक रीलुक दिया और तमाम तरीके के प्रोग्राम, इंडिजिनस प्रोग्राम चलाए, आत्मनिर्भर प्रोग्राम बनाए और साथ में हमने बाहर के विदेश कंट्रीज से भी चीजों को इंपोर्ट किया कि जो हमारा जेस्टेशन पीरियड है उसको हम सही तरीके से फिलअप कर सकें। और जहां तक थ्रेट की बात है, देखिए इंडियन ओशन हो चाहे इंडो पैसिफिक रीजन हो, हमारे थ्रेट कई मैनीफोल्ड बढ़ते चले जा रहे हैं। और जब हमने इसकी थ्रेट एनालिसिस की कि हमें सी लेवल पे कहां कहां से थ्रेट हो सकते हैं, तो हमने पाया कि हमें तमाम तरीके के मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है, नई तरीके के सबमरीन की जरूरत है जो अंडर वाटर रहने की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हो, जिसमें सब सरफेस से मिसाइल को लॉन्च किया जा सके। और कहीं ना कहीं जो हमारा जो चाहे पाकिस्तान है, चाहे मालदीव है, चाहे इधर ईस्टर्न कोस्ट में बांग्लादेश है, इन सारों को अगर हमने चेक करना और साइमल्टेनियसली इसको एड्रेस करना, तो हमारे पास एक ऐसा फ्लीट होना चाहिए जो कि जिससे कि हम ब्लू नेवी कहला सके और सारे थ्रेट को काउंटर कर सकें। और साथ में जो मलाइका स्टेट जिससे कि सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन गुजरता है, जिससे हम चाइना को टाइम टू टाइम चेक कर सकते हैं, उसमें हमारा एक थ्रेट बना रहे चाइना के लिए। और जो क्वाड का एक देखिए है जो ग्रुप बना हुआ है, उसमें हम कहीं ना कहीं चाइना के जो सी पावर है, जो सी एम्बिशन है, उसको हम चेक करते हुए दिख रहे हैं। तो कहने का मतलब कि हमने अपनी थ्रेट एनालिसिस की और उसके बाद हमने इंडिजिनस प्रोडक्शन शुरू किया। और साथ में जब हम जर्मनी की बात करते हैं, तो जर्मनी ने एक कॉम्पिटिटिव प्राइस में हमें स्टेट ऑफ आर्ट सबमरीन देने की चेष्टा की है। और ये जब डील साइन हो जाएगी तो हमारा एक तरीके से हम एक बहुत बड़ी नेवल पावर के रूप में उभर के आएंगे और हम पूरी तरीके से पाकिस्तान को तो चेक कर ही देंगे, चाहे वो ग्वादर पोर्ट हो, चाहे कराची पोर्ट हो, चाहे आपका बोलते हैं अरब महासागर या पैसिफिक रीजन हो या इंडो इंडियन ओशन है, इन सारी चीजों में हम पाकिस्तान को पूरी तरह से चेक कर सकते हैं। लेकिन हमारा थ्रेट जो है वो कहीं ना कहीं चाइना से इमर्ज होकर आता है। और चाइना ने जिस तरीके से बांग्लादेश पे, श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान, अगर आप देखें तो एक पूरे की पूरी घेराबंदी की है। हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, कैसे हम इस लाइन को डिनाई कर सकते हैं, इसके लिए हमें सबमरीन की जरूरत थी। और लिहाजा अगर आप आगे 2 दशकों में देखेंगे तो हिंदुस्तान की नेवी एक बहुत बड़ी पावर होगी जो इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन और इंडियन ओशन को
डोमिनेट करेगी, साथ में अरेबियन सी से लगा हुआ जी। गल्फ ऑफ एडन और गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ है, वहां तक हम अपनी रीच बनाना चाहते हैं, जिससे कि जो हमारा चाबार पोर्ट जो हम ईरान की मदद के लिए बना रहे हैं, वहां तक अपनी स्ट्राइक कैपेबिलिटी बना सके, सी लाइन कम्युनिकेशन को सिक्योर कर ठीक है सर। सके और जरूरत पड़े तो तमाम तरीके के ब्लॉकेट लगा सके। तो ये सारी चीजों पे काम हो रहा है और इसी के तहत हम ये जो सबमरीन है यानी कि कह जर्मनी सकते से हैं कि ले आने रहे हैं। और वाले ये भी वक्त में दिखाता है कि हम भारत किसी की जो लाइन को फॉलो नहीं जी करते, ना रशिया को फॉलो करते हैं, ना नाटो को फॉलो करते हैं, हम अपनी इंडिपेंडेंट नीति बनाते हैं। यस राजेश जी। जी, आने वाले वक्त में एक चीज साफ है कि भारत की नेवी जो है ब्लू वाटर नेवी बनने जा रही है, जो कहीं पर भी जाकर ऑपरेशन कर सकती है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मौसमी सचदेव मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी बारीकी से हर मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए। डिफेंस स्पेशल में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।